इतिहास कोई बोरिंग किताब नहीं, बल्कि ये तो उन लोगों की असली कहानी है जिन्होंने डर से आगे बढ़कर ये दुनिया बदली थी। तो चलिए आज हम भी उनकी कहानियों से बहुत कुछ सीखकर आज अपनी कहानियों को थोड़ा और दमदार बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उर्वशी भार्गव एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन को, वहां पे हम ये देख चुके थे कि फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी थी। अब हम उसी से थोड़ा और आगे जाएंगे फ्रांस की कहानी में कि अब उस के रेवोल्यूशन में और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मोनार्की आ चुकी थी, कैसी मोनार्की थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी क्या एंड हो जाएगी, और अगर वो एंड होती है तो क्या रिपब्लिक का स्टेट बन जाएगा? तो ये पूरी स्टोरी को आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। करें स्टार्ट? तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर के टॉपिक को हमने देख लिया, अब हम इसकी पूरी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये जान चुके थे कि लुइस 16 जो थे वो नेशनल असेंबली में जो भी उन्होंने कंडीशंस रखी थी उनको एक्सेप्ट कर चुके थे और ये मान चुके थे कि अब वो कैसे मोनार्क रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, एक ऐसा मोनार्क जो एक रूल बुक के अकॉर्डिंग चलेगा। कुछ कंडीशंस थी जिन्होंने एक्सेप्ट करी थी जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। उनमें से कुछ एक मैं आपको भी बता भी देती हूँ, जैसे प्रिविलेजेस को एंड कर देना, जो कुछ टैक्सेस थे जैसे टाइप था उसको एबोलिश कर देना, जो क्लर्जी थे उनकी जो टैक्स कंडीशंस थी उनको खत्म करने की बात करना। अब उसके आगे हम देखते हैं कि देखिए राजा जी के सामने कंडीशन आ गई कि भाई आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन आप मोनार्क हो, लेकिन जो इंसान हमेशा अपने हिसाब से किसी नेशन को चलाता आया, क्या वो इतने इजीली ये सब चीजें एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं, वो पूरी कोशिश करेगा कि जैसे भी चेंजेस हो सकते हैं उनको लाया जाए और वापस से अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सके, जैसे वो एक मोनार्क था, मतलब एक फ्री मोनार्क था, वैसे ही वो बन पाए। तो ये क्या किया उन्होंने वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या किया कि लुइस 16 ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, लेकिन साइन करने के बाद जैसा मैंने बताया कि उनके दिमाग में जो चल रहा था कि वो वापस अपनी डिग्निटी चाहते थे, वापस वैसे ही मोनार्क बनना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली प्रूशिया के राजा से एक नेगोशिएशन किया, यानी कि उनके कान तक ये बात डालने की कोशिश की कि भाई हमें बचाओ, मोनार्क जो है उनको सेव करना बहुत जरूरी है। ये तो थी राजा के मन की बात, लेकिन बाकी नेबरिंग कंट्रीज जो थी, क्योंकि बहुत सादा कंट्रीज में मोनार्की रूल ही चला करता था, तो फ्रांस की कंडीशन को देख के बाकी नेशंस भी बहुत ज्यादा वरिड हो गए। ये सोचने लग गए कि अगर फ्रांस में ऐसा हो गया कि अगर राजा हट गया तो बाकी जगहों पे भी डर डेवलप हो जाएगा, लोगों के अंदर ये हिम्मत आ जाएगी, वो राजा की वैल्यू नहीं करेंगे। इस डर ने ऐसा जन्म दिया कि उन्होंने यहाँ के बाकी कंट्रीज के अंदर भी वहां के मोनार्क्स के अंदर ये फीलिंग डेवलप की कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया क्या, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो थे प्लान्स किए, और उन प्लान्स में से ये था कि उन्होंने सीक्रेटली ट्रूप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया। क्यों भेजा? उन्होंने इसलिए भेजा कि जो भी फ्रांस में इवेंट्स हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हुआ करते थे सिंस 1789 से, ठीक है, डेट याद है ना, 14 जुलाई 1789, जिसके पहले और बाद की कहानी हम जान रहे हैं। तो वहां पे जब ये सारे ट्रूप्स को ये भेजने लग गए कि भाई जो भी वहां कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, वरना फ्रांस की जो कंडीशंस हैं उनका खतरा हम पर भी आ जाएगा। कैसा खतरा था? जैसा कि हमने जाना कि अगर फ्रांस के राजा हट गए, बहुत इजीली हट गए, तो बाकी नेशन के लोगों में भी हिम्मत आ जाएगी, और कहीं भी राजा ये चाहते नहीं थे किसी भी नेशन के कि वो राजा की अपने थ्रोन से हटे जाए। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, नेशनल असेंबली के बारे में हम जान चुके थे कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू बनी थी। हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन में एक्टिव पैसिव सिटीजन भी समझे थे, ठीक है। जो 1792 में इन्होंने अप्रैल 1792 में वोट किया, और यहाँ पे जब इनको ये बात पता चल गई कि प्रूशिया में यहाँ पे राजा नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, और ऑस्ट्रिया प्रूशिया जैसे बहुत सारे ऐसे नेशंस जो क्या कर रहे हैं, राजा की सपोर्ट करना चाह रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बात इतनी सी तो नहीं रही होगी, और भी चीजें हुई होंगी। यहाँ पे जब ये सारी कंडीशन हो गई तो बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, आर्मी को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। ये जो वॉर था ये किसी राजा, अकेले एक राजा या फिर किसी नोबल अकेले इंसान के साथ और बाकी आम जनता का नहीं था, ये था किंग और एरिस्टोक्रेसीज के हिसाब से। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसीज? हु आर एरिस्टोक्रेट्स?
ये कुछ लोग होते हैं किसी भी नेशन, किसी भी सोसाइटी के अंदर, जो गिने चुने लोग होते हैं, बट उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है या फिर उनका डोमिनेशन होता है। क्यों? इन टर्म्स में वेल्दियर बहुत होते हैं, उनके ओपिनियंस काफी मैटर कर रहे होते हैं, और वही कहीं ना कहीं उस जगह पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली राज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वॉर था आम जनता का इन दोनों लोगों के साथ था, यानी इन दोनों कैटेगरी यानी राजा और एरिस्टोक्रेट्स के साथ था। तो जनता कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि भाई अगर इनके साथ वॉर अभी नहीं किया तो बाद में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हुई? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पेट्रियोटिक सॉन्ग मार्शले composed by Robert Dial, which is sung by volunteers for the first time and become national anthem of France. अब जरा हम सॉन्ग्स की, पेट्रियोटिक सॉन्ग या कोई भी सॉन्ग की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। जैसी यहाँ पे कंडीशन है, उस कंडीशन में यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन पीपल इंपॉर्टेंस इस चीज की समझ रहे हैं तो वो ये भी समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं ये लोगों के अंदर एक फीलिंग अराइज करते हैं नेशनलिज्म की। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, हम जब पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो हमें उस टाइम की जो भी सिचुएशंस रही होंगी, जो हमने सुनी है, वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने थोड़ी बहुत आती हैं, और हम उन चीजों से ये रिलेट कर पाते हैं कि कितने संघर्ष के बाद, कितने स्ट्रगल के बाद आज हमारा देश आजाद हो पाया। सेम एज यहाँ पर, तो यहाँ पे भी एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था मार्शले जो कंपोज किया गया फ्रांस के लिए। वही बाद में जाके क्या हो जाता है, नेशनल एंथम हो जाता है, क्योंकि वो जिस टाइम पे कंपोज हुआ, जिस टाइम पे पहली बार गाया गया, वो अपने आप में ही एक फर्स्ट वॉर था फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आजाद होने के लिए मोनार्क के रूल से और एक रिपब्लिक स्टेट बनने के सफर की स्टार्टिंग तक। यहां तक आप लोगों को बात पूरी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। देखिए, कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो दो लोगों के बीच हो, दो स्टेट्स के बीच हो, दो नेशंस के बीच हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, कोई भी वॉर बहुत ज्यादा बेनिफिट तो कभी देके जाता नहीं है। वो बहुत सारे लॉसेस देके जाता है और इकोनॉमिक डिफिकल्टी पैदा कर जाता है हर उस नेशन के लिए जो उस वॉर में इन्वॉल्व होता है आने वाले 10 से 15 सालों के लिए। नेशन पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितने सालों में उस डिफिकल्टी से ओवरकम कर पाएगा। तो ये जितने भी रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुए, वहां की जनता को अपना अधिकार तो मिला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज देखी होंगी, क्योंकि जो जितने भी वॉर्स में वो इन्वॉल्व हुए होंगे वहां पे उन्होंने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का काफी ज्यादा यूज कर लिया होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। हमने देखा था यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग जो सारे इकट्ठे हुए थे, नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, याद आया? तो उन्हीं ने क्या किया था, पॉलिटिकल राइट्स दिए थे सिर्फ यहाँ पे रिचर सेक्शन को। यानी हमने ये भी देखा था कि राजा तो थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, वो उस टाइम हटे नहीं थे, और राइट्स भी सिर्फ किसको मिले थे, वेल्दियर पीपल को। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिव सिटीजन ही वोट करते थे, और एक्टिव सिटीजन कौन थे, जो 3 डेज के बराबर वेजेस पे कर पाते थे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल क्लास। अब इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखिए, जब भी किसी नेशन में ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप्स इन द सेंस, जैसे कोई भी टॉपिक हो तो आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में भी अलग अलग व्यूज आते होंगे, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। सेम एज यहाँ पर भी लोगों के अपने अपने ओपिनियन होंगे, ठीक है। और यहाँ इन ओपिनियंस के हिसाब से जो ये क्लब्स बनने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा उस टाइम पर। नेशनल असेंबली तो थी ही, पर ये एक तरीके से पॉलिटिकल क्लब्स जो थे ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये अपने व्यूज बहुत अच्छे तरीके से सामने रख पाते थे, इनके खुद ही कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, ये उन्हीं पे काम किया करते थे। तो उन्हीं में से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लब जो बहुत फेमस भी हुआ, दैट इज जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के खुद के जो कुछ उन्होंने चेंजेस करे थे, या वो कैसे थे, या उनके काम करने का तरीका कैसा था, वो बहुत अलग रहा था, और उन्हीं के बारे में अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। देखिए, उसके बारे में पढ़े, उसके अलावा आपकी बुक में ये एक चीज और दी गई है। हम छोटी मोटी चीजों को बहुत इग्नोर कर देते हैं, बट हर एक बुक के पेज में हर एक दी हुई चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, और उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स एक विमेन आर्टिस्ट के थ्रू, और ये पेंटिंग एक फीमेल एलिगरी की है। अब हम एलिगरी क्या होता है वो भी जानते हैं। एलिगरी ऑफ लिबर्टी के बारे में है, और ये सिंबलाइज कर रही है आइडिया ऑफ फ्रीडम। एलिगरी टर्म के बारे में आप अपनी नेक्स्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ, आपने हमेशा एक बात नोटिस की होगी,
जितने भी नेशंस होते हैं वो हमेशा अपने नेशन के फ्लैग को या नेशन के सिंबल में एक फीमेल फिगर को ही डिनोट करते हैं, जैसे भारत माता। सेम एज यहाँ पे भी क्या है, ये एक एलिगरी है, और यहाँ पे एलिगरी का मतलब होता है किसी भी तरह का एक सिंबल जो किसी नेशन में फ्रीडम है, लिबर्टी है, या फिर इस तरीके के आइडियाज को क्या कर रहा होता है, सिंबलाइज कर रहा होता है। तो ये एक पेंटिंग है फीमेल आर्टिस्ट के थ्रू, और उस टाइम पर, इस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे किसी फीमेल आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग ऐसी दिखना ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको आने वाले टॉपिक में पता चलेगा, पोजीशन ऑफ वुमेन्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब। अब यहाँ पे पहले हम जैकोबिन क्लब के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने उसके बारे में पढ़ा था कि बहुत क्लब्स बन रहे थे, पर जैकोबिन क्लब अपने आप में इंपॉर्टेंट था। वो इंपॉर्टेंट क्यों था अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले नाम जो है ये एक फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब पेरिस में था, उनके नाम से लिया गया, और ये अभी भी वहां पर है। Women also active, one of the important thing। लास्ट टाइम में हमने जब देखा था तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो विमेन थी उनको पैसिव सिटीजन की तरह रखा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन से क्लब में? जैकोबिन क्लब में। यहाँ पे बिलोंग फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, यहाँ पे वो लोग नहीं हैं जो बहुत वेल्दी हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं या नोबल्स हैं या वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे वो लोग हैं जो बेचारे लेस प्रॉस्पेरस कंडीशन में हैं, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को फेस करके इस क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस क्लब में एंटर हुए हैं। इसके लीडर कौन थे इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है भाई, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लीडर थे जैकोबिन क्लब के, याद रखना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जरा इन फोटोज को देखिए, ठीक है। आप लोग इनकी पैंट्स वगैरह देख रहे हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम जिस टर्म के बारे में जानने वाले ना वो इसी से रिलेटेड है। जैकोबिन्स केम टू नो एज सेंस क्लोथ्स मींस दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ये इस तरीके के अटायर या पैंट्स पहनते थे जो यहाँ से ब्रीच वगैरह नहीं होते थे, विदाउट नी ब्रीचेस, इसीलिए इनको सेंस क्लोथ्स बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, जैकोबिन्स ने डिसाइड किया था कि वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड पैंट्स ही वेयर करेंगे, ये उनकी एक पहचान की तरह वो वेयर करते थे, एक आइडेंटिटी की तरह। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पैंट्स ये पहनते थे ये सिमिलर होते थे जैसे वहां के डॉक वर्कर्स पहना करते थे। सिर्फ मेन जो थे, इनमें सिर्फ मेन जो थे उनको ये रेड कलर की कैप पहनना अलाउड था। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में एक सिंबल का पेज देखा था जिसमें एक रेड कैप भी थी जो क्या सिंबलाइज करती थी, लिबर्टी मींस आजादी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आप ये कैप देख रहे हो ये सिर्फ मेल्स के लिए अलाउड थी, विमेन्स इसको वेयर नहीं कर सकती थी। यहाँ पे दो पहलू हैं, विमेन्स पार्टिसिपेंट तो हैं बट वो लिबर्टी कैप वेयर नहीं कर सकती थी और करती भी नहीं थी। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, 10 अगस्त 1792 को क्या होता है। जैसे कि हमें पता था पैलेस ऑफ वर्सलीज था, ऐसे एक पैलेस ऑफ टुलरीज भी था। जैकोबिन क्लब ये बात समझ चुका था कि ऐसे ही बातें करने से, कुछ डॉक्ट्राइन्स बना देने से काम नहीं चलने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, पैलेस ऑफ टुलरीज पे अटैक किया, उसको स्टॉर्म कर दिया। कैसे? जैकोबिन क्लब वहां पे गए और वहां पे जो किंग गार्डसन्स को मैसेकर कर दिया, मार डाला, और इसके अलावा पैलेस ऑफ टुलरीज को इन्होंने अटैक कर दिया। राजा को उन्होंने हॉस्टेज बना के रखा, काफी ज्यादा टाइम तक बंदी बना के रखा, काफी घंटों तक, और यहाँ पे असेंबली ने वोट करके पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया। यहाँ पे अब जितने भी मेन थे, जब ये वहां तक कंडीशन हो जाती है, इसके बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं असेंबली के अंदर। क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस कुछ ऐसे रहते हैं कि जितने भी लोग थे जो 21 ईयर्स एंड अबव थे वो अब वोट कर सकते थे। एक्टिव पैसिव खत्म, 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इस बात से हटके कि किसके पास वेल्थ है या नहीं। और यहाँ पे अभी भी मेन की ही बात हो रही है, ये बात जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड असेंबली, अब जो इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेक्शन कहा जाने लगा। इंस्टेड ऑफ नेशनल असेंबली दे कॉल्ड इट कन्वेक्शन, रिमेंबर इट, ओके। नेक्स्ट 21 सितंबर 1792, ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे मोनार्की जो थी वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है, एबोलिश हो जाती है,
और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है जब लोग अपना हेड खुद इलेक्ट कर पाते हैं, जैसे स्टेट में, उसको रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब कोई भी हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा। अब लुईस 16 के बाद लुईस 17, 18 इस तरीके से हेरिडिटरी मोनार्क नहीं आएंगे जो रूल करें, होंगे तो, पर वो रूल नहीं कर सकते। लुईस 16 को डेथ कोर्ट ने सेंटेंस टू डेथ दे दिया इन चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब ये होता है बिट्रे टू वंस कंट्री, अपनी ही देश के साथ धोखा करने के जुर्म में उनको कोर्ट ने यहाँ पे सजा दे दी थी, फांसी की। ठीक है, नेक्स्ट इज 21 जनवरी 1793 को क्या होता है? लुईस 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मारवा दिया जाता है। और यहाँ पे पेरिस डे ला कॉनकॉर्ड ये जगह का नाम है और ये अभी भी है पेरिस में। ठीक है, इस जगह पे पब्लिकली उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सेम रानी के साथ भी होता है, क्वीन मैरी एंटोनेट के साथ भी वही कंडीशन होती है जो कि राजा के साथ हुई थी, क्योंकि वो भी राजा की उतनी ही सपोर्टर थी और कहीं ना कहीं नेशन की वेल्थ को डिटोरिएट करने में उनका भी हाथ रहा था। अब देखो, जैकोबिन के क्लब के बारे में हमने पढ़ा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में हमने जाना, वो लीडर थे। उन्होंने अपने क्लब को फेमस करने के लिए, अपने क्लब की पॉलिटिकल पावर को शो करने के लिए पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज पे अटैक किया, विच इज सक्सेसफुल। लेकिन अब ये बात बहुत जानना जरूरी है कि 1793 से 1794 तक, जब तक जैकोबिन क्लब अपने पीक पॉइंट्स पे रहा, उनके उस दौर को बोला गया रीन ऑफ टेरर, एक ऐसा मंजर जो बिल्कुल खौफ से भरा था। कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने लोगों के मन को दहलाकर रख दिया। अब हुआ क्या जानते हैं। अब हेड जो था फ्रांस का, कौन बन जाएगा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्यों बनेगा? पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज जो लुईस 16 से ही रिलेट करता था, उसको स्टॉर्म कर चुके थे, राजा को बंदी बना चुके थे। मतलब अब सब ये समझ चुके थे कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कोई आम इंसान नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अगर वो पावरफुल है तो उसका क्लब भी उतना ही पावरफुल होगा, दैट इज जैकोबिन क्लब। यहाँ पे जैसा मैंने बताया 1793 से 1794 तक इसके पूरे पीरियड को बोला गया रीन ऑफ टेरर। ये एक पॉलिसी यूज करते थे, दैट इज कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट मतलब लोगों को कंट्रोल करो, करना है तो उनको पनिशमेंट देना स्टार्ट करो। आप उनको पनिशमेंट दोगे और ऑन द टाइम दोगे, जल्दी दोगे, तो वो उतना ही ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे। आप उनको ढील दोगे नहीं किसी भी गलती करने के बाद, तो वो गलती बढ़ेगी नहीं। इनकी ये पॉलिसी थी। नेक्स्ट चीज क्या थी? इनके दुश्मन कौन थे? सो ऑब्वियस है, नोबल्स वेल्दी थे, ठीक है, क्लर्जी भी वेल्दी थे। ये जो क्लब बना था ये लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन में से निकल कर आया था, तो ये तो वेल्दी थे नहीं। तो इनके दुश्मन कौन हो गए? जितने भी नोबल्स थे या एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी, एक्स क्लर्जी और सपोर्टर्स भी थे जो उनके। मतलब उनका मानना था रॉबेस्पियर का कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी क्या है, इनके दुश्मन हैं। उनको ये क्या करते थे? उनको ये पकड़ते थे, जेल में डालते थे, और उनको अगर वो गिल्टी पाए जाते थे तो ना गुलोटिन कर देते थे। गुलोटिन एक प्रोसेस है, डॉक्टर गुलोटिन ने इसको इन्वेंट किया था। इसमें सर रखकर काट दिया जाता था, ऊपर से एक चाकू टाइप का गिरता था, उससे ये सर कट जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, विच इज नॉट मच क्लियर। यहाँ पे लिटाया जाता था इंसान को और ऊपर से ये आके गिरता था, तो इससे गर्दन अलग हो जाती थी पूरे धड़ से। नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या की थी? इन्होंने वेजेस और प्राइजेस फिक्स कर दिए थे। अब जो वो फिक्स कर देते थे वही रेंज चला करती थी। व्हाइट फ्लोर का बैन कर दिया था। प्रॉपर जो ब्रेड खाते थे वो व्हाइट फ्लोर ब्रेड की जगह होल व्हीट जो फ्लोर था उसको ये प्रमोट करने लगे थे। कोई भी इंसान अब सर या मैडम नहीं होगा। सर या मैडम कौन होते थे? जो भी नोबल्स होते थे तो उनको रिस्पेक्ट के पे करने के लिए यहाँ पे सर या मैडम टर्म यूज होती थी। पर इनके तो दुश्मन है ना भाई साहब। इनके दुश्मन कौन है? क्लर्जी है इनके दुश्मन, इनके दुश्मन नोबल्स हैं या एक्स नोबल्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। तो जितनी भी थर्ड स्टेट या जो भी कैटेगरी थी कॉमन पीपल की, वो उनको सर मैडम बोला करती थी। बट इन्होंने बोला अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, अब सब सिटोयन है। सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन, कॉमन सिटीजन है। ये पॉइंट आप नेक्स्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। चर्चेस शट डाउन। जितने भी चर्चेस थे, जब ये क्लर्जी को ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, चर्च को भी नहीं करेंगे, चर्चेस को बंद कर दिया गया, उनको ऑफिस बना दिया गया, बैरक्स बना दिया गया। लेकिन जो ये चीजें कर रहे थे ना रॉबेस्पियर वो सही नहीं थी।
वो कैसे सही नहीं थी, वो इतनी जल्दी में ये सब कर रहे थे कि वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे कि जनता पर इन चीजों का क्या इफेक्ट हो रहा होगा मेंटली भी। क्योंकि लोग जब ये सब देखते थे, यहाँ पे आप देख रहे हो लोग कैसे इकट्ठे होकर ये सब देख रहे हैं, तो क्या वो देख के खुश हो जाते होंगे क्या? नहीं, बच्चे भी हैं उनमें, तो वो डर जाते थे और उस डर के कारण वहां की कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि ये धीरे 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 और ज्यादा अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट करते जा रहे थे और एक तरीके से इनके अंदर से सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जब इनका ये रीन ऑफ टेरर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, जब इनकी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई, तब यहाँ पे इनको भी गिल्टी पाया गया और इनको खुद को वहां के लोगों ने मिलके क्या करवा दिया? गुलोटन करा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए इस बात का हमको कि कोई भी चीज या आप किसी पे रूल कर रहे हैं तो उनमें आपके जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो एक लिमिट फॉर्म में होना चाहिए। आप उनमें अपनी एक इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इतना ना बढ़ जाए कि लोगों को ही एक एक्शन उठाना पड़े। नेक्स्ट चीज अब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि बुक में हर एक दी गई चीज इंपॉर्टेंस होती है और बुक के अलावा भी जितनी भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले वो पूरी तरह जाननी चाहिए। उसी में से एक सोर्स है, सोर्स डी करके है एक आपकी बुक में, जिसमें एक आर्टिकल है दैट इज व्हाट इज लिबर्टी। व्हाट इज लिबर्टी, ये क्या मतलब है लिबर्टी का? अब यहाँ पे एक रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे कैमाइल डेसमोलिन्स, इन्होंने क्या करा था 1793 में ये लिखा था, लेकिन ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर इनको क्या कर दिया गया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो इन्होंने क्या बताया कि लिबर्टी क्या होती है? इन्होंने बोला है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लिबर्टी एक बच्चे की तरह है, जिसको क्या एक फेज होता है जिसको ये बताया जाता है टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी। बच्चे को सिखाया जाता है कि जब तक वो एक समझदार बच्चा ना बन जाए, समझदार इंसान ना बन जाए, जब तक पेरेंट्स या जो भी लोग उसके सराउंड में होते हैं वो उसको बचपन से डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझाते हैं, उसको बताते हैं ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि कुछ लोगों का मानना है कि लिबर्टी उस बच्चे की तरह है जिसको मैच्योरिटी अटेन करने तक यहाँ पर उसको डिसिप्लिन कैसे रहना है ये सिखाया जाता है। लेकिन उसी के अपोजिट लिबर्टी क्या होती है? हैप्पीनेस, एक खुशी, किसी की खुशी का कारण या नॉर्मल कोई कारण, इक्वालिटी, जस्टिस। ठीक है, या फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अलग अलग लोगों के लिए लिबर्टी के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं और आप ये चीज समझोगे कि यहाँ पे ये रॉबेस्पियर के कनेक्ट करके बता रहे हैं, रॉबेस्पियर से कनेक्ट करके बता रहे हैं कि ये अगर ये सारे अपने एनिमीज को खत्म कर देगा, कैसे? गुलोटिन करके। और क्या आप इस बात को सुन के ये बात समझ पा रहे हो कि बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर सारे दुश्मनों को खत्म कर दोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जितनों को चाह रहे हो, जो भी आपकी नजर में गलत है, वो सब खत्म होते हुए चले जाएंगे? और यहाँ पे अगर कोई इस सेंसलेस बात को सुनेगा या समझेगा तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सिंगल पर्सन को अगर आप ऐसे मार देते हो तो उससे आप और एनिमीज क्रिएट नहीं कर रहे हो? कैसे एनिमीज क्रिएट नहीं कर रहे हो? आपने किसी इंसान को मार, उसके जितने भी लोग कनेक्टेड थे तो वो उसके लिए आप फिर से एनिमी बन गए। तो ये प्रोसेस कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो जो ये रॉबेस्पियर का तरीका था लिबर्टी क्रिएट करने का, तो यहाँ पे जो कैमाइल है डेसमोलिन, उन्होंने लिबर्टी के मीनिंग को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कर क्या रहे थे एक्चुअली। नेक्स्ट इज 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने एक स्पीच दिया था, ठीक है, एक न्यूज़पेपर में, ले मॉनिटर यूनिवर्सल में। और उनके स्पीच में उन्होंने क्या किया था, कहा था, वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा था एक कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी बनाने के लिए, एक पीसफुल रूल बनाने के लिए यहाँ पे हमें लिबर्टी के वॉर को जो भी खत्म है करना होगा। यहाँ पे वी मस्ट एनिहिलेट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम। जितने भी लोग यहाँ पे रिपब्लिक कंडीशन के दुश्मन हैं, जो कि उनके हिसाब से कौन थे? नोबल्स और क्लर्जी या उनके सपोर्टर्स। उनको यहाँ पे क्या करना होगा? या जो गवर्नमेंट है उनको इस बात को या फिर इस डर को उनको अंदर बना के रखना होगा। और डर कुछ नहीं है, सिर्फ एक न्याय करने का तरीका है। रॉबेस्पियर के हिसाब से ये जो डर है लोगों के अंदर, ये उनको लोगों को न्याय दिलाने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो उनकी जन्मभूमि है, पितृभूमि है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये वहां से वो लेके रहेंगे इन लोगों को खत्म करके। और यहाँ पे अगर एनिमीज जितने भी हैं लिबर्टी के, डर के अंदर बढ़ाकर वो उनको खत्म कर देंगे। एंड इज द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। और जो उस रिपब्लिक स्टेट का, एक ऐसे स्टेट का
जो उसको चुनेगा वहां के हेड को, वहां वो रूल करेगा, वहां के लोगों को वो रिपब्लिक, वहां पे एक रिपब्लिक स्टेट बनाएगा, वहां के लिए बिल्कुल सही रहेगा। यहां तक बात खत्म हुई। नेशनल असेंबली चली गई। नेशनल असेंबली के बाद यहाँ पे जैकोबिन क्लब आ गया। जैकोबिन क्लब के बाद कौन आया? जैकोबिन क्लब के बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हट गए। अब फ्रांस की कंडीशन एक न्यूट्रल तो नहीं है, बट ठीक है, अभी कोई रूलर वहां पे या हेड नहीं है। अब जब वहां पे कोई हेड नहीं है तो एक डायरेक्टरी रूल स्टार्ट होता है। डायरेक्टरी रूल कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ पे जब जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ तो यहाँ पे जो वेल्दी और मिडिल क्लास पीपल थे, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जो पावर है वो अपने हाथ में ले ली जाए। अब हम रूल कर सकते हैं, हमारे पास अब कोई रूलर तो है नहीं, या कोई ऐसा क्लब भी नहीं है जिसका कोई हेड हम पे रूल करे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने ये बोला कि फिर से वही कंडीशन आनी है, नॉन प्रोपराइटेड मैन या जो सोसाइटी के लोग हैं वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक डायरेक्टरी बनाई। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई, एक डायरेक्टरी बनाई। उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स हुआ करते थे। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ पे यही अब क्या करेंगे, फ्रांस में रूल करेंगे। लेकिन जब कोई लीडर डिसाइड नहीं होता है, जब लोग अपने हिसाब से कुछ ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, तो उनके बीच में क्लैश होना जायज है, और वो होते भी हैं क्योंकि ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टरी का लेजिस्लेटिव के साथ क्लैश होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कोई नो वन मैन एग्जीक्यूटिव पावर्स लाइक जैकोबिन। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने बताया, कोई लीडर ही नहीं था उनमें, उनको कोई लीड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनके बीच में यहाँ पे क्लैशेस होना बहुत कॉमन था। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी डायरेक्टरी के अंदर जो भी मतलब कोई भी लीडर नहीं आ पा रहा था। जब कोई लीडर नहीं है, लोगों के ओपिनियंस अलग हैं, तो वो जो भी डिसाइड करेंगे उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री डिक्टेटर उन्हीं के बीच में से निकल के आता है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। इनके बारे में अभी तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ही एंड में चैप्टर के, पर इनके बारे में आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे से जानने मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में जब चीजें सही नहीं रही, जब चीजें बैलेंस्ड नहीं रही, तो यही इन्हीं के बीच में से एक इंसान ने इस कंडीशन को एनालाइज किया और बाद में एक महान डिक्टेटर के रूप में जाना क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। इन सारे चेंजेस जितने भी हुए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यहाँ पे आइडिया फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, ये हमेशा एक इंस्पायरिंग आइडियाज रहे। फ्रांस रिवॉल्यूशन की जर्नी में अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं, उसमें से 2 चीजें अभी तक हमने देखने मिली कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, कानून से बढ़कर है, और फ्रीडम ऑफ फ्रेटर्निटी या फिर यहाँ पे फ्रेटर्निटी का एक सेंस लोगों के अंदर क्रिएट होना, ये हमेशा हमेशा के एक इंस्पायरिंग आइडल्स रहेंगे। फ्रेंड्स, जहां सपने पलते हैं वहीं क्रांतियां होती हैं, इसको आप अभी तक बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फ्यूक्यू एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।